सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एक नया टॉपिक चालू करेंगे दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड रहता ही है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, है ना। देखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है। लिक्विडेशन का मतलब हिंदी में होता है समापन, कंपनी का समापन। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी सब सेम चीज़ है ना। ठीक, पहली बात तो यह कि कंपनी समाप्त कब होती है ना। व्हेन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अराइज, है ना। ठीक, मतलब कंपनी जो है वो किन कंडीशंस, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई भी कंपनी जो है वो समाप्त होती है, कंपनी का समापन होता है। ठीक है ना। बेसिकली दो टाइप के लिक्विडेशन होते हैं, उनको लिक्विडेशन का टाइप ऑफ लिक्विडेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। पहला होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक समापन जिसको हिंदी में कहा जाता है, मतलब कंपनी अपनी इच्छा से समाप्त होती है ना। वॉलंटरी लिक्विडेशन, जब कंपनी कभी क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तभी जो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो इस बात का उल्लेख मेमोरेंडम में कर देते हैं कि कंपनी जो है वो इतने समय के लिए रहेगी, है ना। कंपनी अगर 50 साल 100 साल बाद में या 20 साल बाद में कंपनी का टर्म जो है वो समाप्त हो गया तो हो सकता है कि शेयर होल्डर जो है वो वॉलंटरली कंपनी को समाप्त कर दे, है ना। ऐच्छिक समापन, है ना। दूसरा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका लिक्विडेशन बाय कोर्ट, या जिसको कंपलसरी लिक्विडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपलसरी लिक्विडेशन, है ना। जहां पर लिक्विडेशन जो है वो कोर्ट के माध्यम से किया जाता है, कोर्ट जहां इन्वॉल्व होता है ना। जैसे अगर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, है ना, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही है, उनके प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पा रही है, उन सब कंडीशंस में कंपनी डिवेंचर होल्डर कहाँ, कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जो है वो कंपनी को समाप्त करने के लिए जो है वो एक नोटिस जारी करेगा, है ना। ठीक, तो कंपलसरी लिक्विडेशन कई कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा कोई पिटीशन कोर्ट में लगाई जाए, है ना, या इसके अलावा कंपनी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो इन सब कंडीशंस में कंपलसरी लिक्विडेशन होता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया अभी तक तुम लोगों को कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी का समाप्त होना, है ना। दूसरी बात, टाइप ऑफ लिक्विडेशन में बेसिकली दो प्रकार के लिक्विडेशन होते हैं। एक होता है आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन, ऐच्छिक समापन, और दूसरा होता है कंपलसरी लिक्विडेशन जहां पर नॉर्मली कोर्ट के द्वारा लिक्विडेशन होता है। ठीक है ना। अब देखो, जब कंपनी समाप्त होती है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो ऐसा तो होता नहीं कि अगर दुकान फर्म बंद करनी है तो कल एक एप्लीकेशन दे दी आपने और फर्म जो है वो बंद हो गई, है ना। ऐसा नहीं होता है कंपनी में। मैंने तुम लोग को बार बार बोला है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना। ठीक, जिनको फिलअप करके बाद में कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। जब एक कंपनी समाप्त होती है तो उस टाइम पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को हिंदी में कहा जाता है परिसमापक। क्या, परिसमापक। ठीक है ना। तो ये लिक्विडेटर का काम क्या होता है, लिक्विडेटर कंपनी की एसेट्स को रियलाइज करता है, कंपनी की एसेट्स को रियलाइज करता है और लाइबिलिटीज को क्या करता है, पेमेंट करता है, डिसबर्समेंट जिसको कहा जाता है या पेमेंट करना कहा जाता है। ठीक है ना। तो लिक्विडेटर का काम क्या होता है, ये लिक्विडेटर या तो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है या हो सकता है शेयर होल्डर अपॉइंट करे, है ना। ठीक, तो लिक्विडेटर का काम क्या होता है, लिक्विडेटर जो है वो कंपनी की
एसेट्स को रियलाइज करता है और लाइबिलिटीज को पेमेंट करता है, और बाकी इसके बाद में भी यदि कुछ सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस को वो किसको दे देता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देगा लास्ट में, बिल्कुल, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक हैं और उन्हीं को जितना बाकी अगर सरप्लस बचता है तो, है ना, और यदि कुछ कम पड़ता है तो हो सकता है वो लिक्विडेटर से शेयर होल्डर से मंगवा भी सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो समाप्त होती है। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के एसेट्स को रियलाइज करता है और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करता है। और लिक्विडेटर अपनी बुक्स में जो एक स्टेटमेंट बनाता है, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना। इसी को अपन पढ़ेंगे आज, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या इसको कहा जाता है लिक्विडेटर्स रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। ठीक, देखो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट में पैसे कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ को गए, जो रिसीट्स करेगा लिक्विडेटर और जो पेमेंट करेगा उसको इस अकाउंट में लिखेगा या इस स्टेटमेंट में लिखेगा, है ना। ठीक, तो देखो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी रिसीट्स आती हैं और राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे पेमेंट्स आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ कहाँ से रिसीट्स हो सकती है लिक्विडेटर को, है ना। ठीक, देखो लिक्विडेटर को जो रिसीट्स हो सकती हैं वो जैसे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको तो रियलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड एसेट्स है ना, सब लोगों को मालूम है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रहेगा या बैंक में रहेगा वो पूरा का पूरा अपन लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कैश अकाउंट में लिखा जाता है वो लिखेंगे, ठीक है ना। अब एसेट्स रियलाइज्ड या प्रॉपर्टी रियलाइज्ड, इसको हिंदी में मैं बाद में एक बार इकट्ठा बतला दूंगा, ठीक है ना। एसेट्स रियलाइज्ड यानी कि जो संपत्तियों जो एसेट्स रियलाइज की गई, है ना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, फर्नीचर। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट में एसेट्स दी रहेंगी और नीचे उनकी रियलाइजेबल वैल्यू दी रहेगी कि लैंड को बेचने से इतना पैसा आया या आपका बिल्डिंग को बेचने से इतना पैसा आया। तो वो जितना भी अमाउंट रियलाइज लिखा रहेगा वो सब अपने को एसेट्स रियलाइज्ड वाले कॉलम में लिखना है। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में आता है सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना जरूरी है कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर होते क्या है ना। ठीक, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को 4 टाइप के क्रेडिटर लिखे हुए हैं। पहला है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है ना। देखो क्या होते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, है ना। इसको फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णतः रक्षित लेनदार। क्या कहा जाता है? पूर्णतः रक्षित लेनदार, ठीक है ना। हिंदी एक बार मैं बता दे रहा हूं जल्दी से। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है अंशतः रक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड का मतलब आरक्षित लेनदार, और प्रेफरेंशियल का मतलब होता है पूर्वाधिकार लेनदार। क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार लेनदार। क्या होते हैं ये मैं तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। पहला मैंने बताया फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसे क्रेडिटर्स जिनके अगेंस्ट कंपनी के द्वारा पूरी की पूरी जो है ना सिक्योरिटी दी गई है ना। जैसे अगर सपोज दैट हमने बैंक से एक लोन लिया 5 लाख रुपए का, कंपनी ने बैंक से एक लोन लिया, कितने? 5 लाख रुपए का एक लोन लिया। अगर सपोज दैट उस 5 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट कंपनी के द्वारा बैंक में अपनी एक एसेट गिरवी रखी गई, है ना। अगर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख दी, सपोज दैट उस बिल्डिंग 8 लाख रुपए की एक बिल्डिंग जो है वो गिरवी रख दी, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ? जब लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई तो बैंक ने उस बिल्डिंग को बेच दिया। अगर उस बिल्डिंग को बेचने से सपोज दैट 7 लाख रुपीज़ रियलाइज हुए, है ना,
तो बैंक क्या करेगा, 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अपने लोन के रख लेगा और बाकी के 2 लाख रुपए जो है वो लिक्विडेटर को या कंपनी को क्या करेगा, लौटा देगा। तो दिस इज कॉल्ड सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। मतलब देखो फिर से समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर एक लोन लिया बैंक से 5 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट एक बिल्डिंग कंपनी ने अपनी रखी, उस बिल्डिंग को बेचने से अगर 7 लाख रुपए बाद में मिले बैंक को, तो 7 लाख रुपए में से बैंक क्या करेगा, 5 लाख रुपए अपने पास रख लेगा और बाकी के 2 लाख रुपए जो है वो कंपनी को लौटा देगा। दिस इज कॉल्ड सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, क्रेडिटर के पास में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर उस सपोज दैट उस बिल्डिंग को बेचने से 3 लाख रुपए ही मिलते, है ना, ठीक, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, लोन 5 लाख का था लेकिन बिल्डिंग को बेचने से कितना मिला, केवल 3 लाख रुपए मिला, तो बाकी का 2 लाख रुपए जो है ये क्या हो जाता, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ पार्ट तो सिक्योर्ड है, मतलब जो सिक्योरिटी को बेचेंगे अपन तो पूरा पैसा ना आए, है ना, कुछ पार्ट सिक्योर्ड है और कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड है ना, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाद में पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही माना जाता है, उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ही अपन क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तीसरा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट कंपनी के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई है ना। जैसे जितने भी ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, जो माल मंगवाते हैं अपन, अगर कंपनी के द्वारा जितना भी गुड्स खरीदा गया उधार में, तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी तो दी नहीं गई, है ना। तो जितने भी ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं या बिल्स पेएबल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ही आते हैं, ठीक है ना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब अभी मैं तुम लोगों को बाद में पेमेंट साइड में जाके बतलाऊंगा कि जब कंपनी के द्वारा या लिक्विडेटर के द्वारा जब पेमेंट किया जाता है तो पेमेंट करने का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, कि जो पहले आया उसी को अपन ने पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। उसका एक निश्चित क्रम होता है, लीगल चार्जेस, ये अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को, है ना। तो जब पेमेंट जब करते हैं तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट पाने में प्रायोरिटी रहती है, पेमेंट पाने की प्रायोरिटी रहती है, मतलब पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को किया जाता है, उसके बाद में अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब कौन होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तुम लोग अगर देखोगे ना, बाद में मैं तुम लोगों को एक अलग से उसका इसके बाद में मैं बतलाऊंगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड अलग से मैं वीडियो बना के तुम लोगों को बताऊंगा। नॉर्मल टॉकिंग में अगर अपन बात करें तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट पाने का प्रेफरेंस होता है, जैसे जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ होते हैं या वर्कर्स के जो ड्यूज़ होते हैं जो कंपनी को देने होते हैं, वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा मैंने केवल तुम लोगों को अभी क्या बताया, 4 टाइप के क्रेडिटर्स, है ना, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या क्या होते हैं। अब ये तुम लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से फॉर्मेट में ही आ रहे हैं, है ना, ठीक। देखो तो सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है ना, ठीक। जितना सरप्लस आएगा केवल यहाँ पे, जैसे अगर मैंने बताया था ना तुम लोगों को 5 लाख का लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नीचे दिया हुआ है कि बिल्डिंग इसके अगेंस्ट रखी गई है और उसको बेचने से 7 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो 7 लाख में से 5 लाख गए, कितना बचा, 2 लाख। तो केवल 2 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक। तो नेक्स्ट होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज। देखो ये थोड़े टर्म्स टफ हैं, है ना, टफ है, तुम लोगों को थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा इसको,
है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोगों को मालूम है कोई भी कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स होती है, मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो शेयर के पैसे को पूरे 10 रुपए तो कंपनी इकट्ठे मंगाती नहीं है शेयर होल्डर से कभी भी, है ना, पार्ट पार्ट में मंगवाती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस प्रकार से मंगाती है ना। ठीक, तो अब होता क्या है कि अगर 10 रुपए का शेयर है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से, सपोज दैट उस पर 6 रुपए ऑलरेडी मंगवाए जा चुके हैं, 6 रुपए मंगवाए जा चुके हैं, तो कंपनी को ये अधिकार है कि लिक्विडेशन के समय अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वो बाकी के 4 रुपए भी उससे मंगवा सकती है ना। तो अगर वो पैसे लिक्विडेटर के द्वारा शेयर होल्डर से मंगवाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज। तो उन शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और उनसे जो पैसा रियलाइज होता है, कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरी का मतलब कंट्रीब्यूटरी से कॉल किया गया कि भैया आपका फाइनल कॉल का 4 रुपए बाकी है, वो पैसा दे दीजिए। नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि लिक्विडेटर ने अगर सपोज दैट कंपनी के 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले हैं, 6 रुपए का पेमेंट किया जा चुका है, बाकी के 4 रुपए मंगवाए गए हैं और शेयर होल्डर्स ने वो पैसे दे दिए हैं, तो उस कंडीशन में 5000 शेयर होल्डर हैं यदि, तो 5000 इंटू 4 मतलब 20,000 रुपये अपन यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज में लिखेंगे। समझ में आ गई ना बात, अभी ये समझ में आ गया। देखो ये रिसीट साइट है। अब मैंने अभी तुम लोगों को बताया था पेमेंट करने का एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये क्रम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले जैसे लीगल चार्जेस का पेमेंट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में नॉर्मली दिया हुआ रहता है, नहीं तो कैलकुलेट करना रहता है, वो जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो भी है वो पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में लिक्विडेशन से रिलेटेड यदि कोई खर्च होता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसका पेमेंट किया जाएगा, है ना। उसके बाद में नंबर किनका आएगा, डिवेंचर होल्डर्स का नंबर आएगा। डिवेंचर होल्डर्स का मतलब जो ऋणपत्रधारी हैं कंपनी के, उनको पेमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सब कुछ, है ना, इतने डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करना है, ठीक। इसके बाद में क्रेडिटर्स का नंबर आएगा, और क्रेडिटर्स में मैंने क्या कहा, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो इसका जो टोटल आएगा ना, उसमें से अपन ये अमाउंट घटाते जाएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये घटाते जाएंगे, लेस करते जाएंगे, तो अपने को बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट मिलता जाएगा, है ना। तो अपन लास्ट में देख लेंगे कि कहाँ तक पेमेंट में अपन जा रहे हैं, है ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में भी यदि कुछ और अमाउंट भी रह जाता है तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट किया जा सकता है। शेयर होल्डर्स में पहले किसको पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद भी यदि कुछ पैसा रहता है तो उस कंडीशन में उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है ना। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में यदि कोई सरप्लस बचता है तो वो पेमेंट करना पड़ता है। नॉर्मली जब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है इसमें से जब इनको घटाते गए तो अपने पास हो सकता है कोई अमाउंट बचे ही ना, यहाँ तक पहुँचे ही ना, क्रेडिटर्स में ही ख़त्म हो जाए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को ख़त्म करने के बाद में बाकी का पैसा जो है वो अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दें, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नहीं तो हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक चला जाए या इक्विटी शेयर होल्डर्स तक चला जाए, वो जब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो वो क्लियर होता है, ठीक है ना। तो ये था लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पूरा फॉर्मेट मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, टाइप ऑफ क्रेडिटर्स बतलाया। इसको एक बार की जगह 2 बार सुनना क्योंकि थोड़ा टफ है ना, तो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा पहली बार। इसके बाद एक क्वेश्चन करूँगा तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब
एक थोड़ा सा मैं तुम लोगों को इसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड और बतला दे रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद में अपन एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, गिव अ फॉर्मेट ऑफ इट, और व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, है ना, ठीक। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए थ्योरी पोर्शन मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर हिंदी में और बता दे रहा हूँ, है ना। तो प्राप्ति राशि, भुगतान राशि, ठीक है ना। इसको तो मालूम ही है, रोकड़ हाथ में या रोकड़ बैंक में, एसेट संपत्तियों से जो भी वसूली हुई, भूमि भवन, देनदार, प्लांट एवं मशीनरी, है ना, रहतिया या फर्नीचर, पूर्णतः रक्षित लेनदारों से आधिक्य की प्राप्ति, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक। अमाउंट रिसीव फ्रॉम, मतलब अंशधारियों से प्राप्त राशि, क्या, अंशधारियों से प्राप्त राशि, ठीक है ना। भुगतान में लीगल चार्जेस मतलब कानूनी व्यय हो गया, या परिसमापक का वेतन हो गया, परिसमापन व्यय हो गया, परिसमापन व्यय, ठीक। ऋण पत्रधारी को भुगतान हो गया, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, उसमें पूर्वाधिकार लेनदार, और ये क्या हो गया, आरक्षित लेनदार, ठीक। उसके बाद में पूर्वाधिकार अंशधारी, और उसके बाद में समता अंशधारी। समझ में आ गई ना बात, समता अंशधारियों को भुगतान, ठीक। तो इस प्रकार से ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक बार और पढ़ लेना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं तुम लोगों को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में थोड़ा सा बतला दूं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ जाता है दैट व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, है ना। पूर्वाधिकार लेनदार क्या है ना, शॉर्ट आंसर या कहीं पे भी लिखने को जरूर आता है वो, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब मैंने क्या बताया था अभी तुम लोगों को, कि ऐसे क्रेडिटर्स जिनको पहले पेमेंट किया जाएगा, जिनको भुगतान पाने का या पेमेंट पाने का प्रेफरेंस होता है ना, ठीक। और इनके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, है ना, ठीक। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन लोग आते हैं, मेनली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, समझा भी दे रहा हूँ। ऑल रेवेन्यूज टैक्सेस ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड बिफोर 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ लिक्विडेशन, है ना। कहने का मतलब ये है लिक्विडेशन की डेट के पहले के 12 महीने से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट को ड्यूज हैं, जैसे इनकम टैक्स बाकी है, सेल्स टैक्स बाकी है, कमर्शियल टैक्स, जीएसटी बाकी है ना। तो 12 महीने के अंदर के जितने भी ड्यूज हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट है ऑल वेजेस और सैलरीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा लंबा भी है, अच्छे से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑल वेजेस और सैलरीज ड्यू टू एनी एम्प्लॉई और वर्कर रिलेटेड बिफोर 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ लिक्विडेशन। कहने का मतलब क्या है, लिक्विडेशन के पहले के 12 महीने के, 12 महीने से ही 12 महीने के पहले के हैं तो वो अनसिक्योर्ड होंगे, ठीक है ना। तो लिक्विडेशन के पहले के 12 महीने से रिलेटेड जो भी वेजेस या सैलरी ड्यू है एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, लेकिन इनके साथ में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इट कैन नॉट एक्सीड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। मतलब किसी भी एम्प्लॉई या वर्कर की सैलरी या वेजेस जो है वो 4 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, है ना। 12 महीने के पहले की नहीं होनी चाहिए, 12 महीने के अंदर की होनी चाहिए, लिक्विडेशन के जस्ट पहले के 12 महीने के अंदर की होनी चाहिए, पहली बात। 4 महीने से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और एंड द टोटल अमाउंट ड्यू टू एनी एम्प्लॉई शैल नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। मतलब 20,000 रुपये से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कि एक वर्कर या एक एम्प्लॉई की सैलरी या वेजेस जो है वो 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 मंथ्स से अधिक नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात कि
लिक्विडेशन के पहले के 12 महीने के अंदर की ही होनी चाहिए। अगर 12 महीने के पहले की होती है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से 20,000 रुपये से अधिक होती है तो वो अनसिक्योर्ड होगी, या 4 महीने से अधिक की होती है तो भी वो भी अनसिक्योर्ड होगी। समझ में आ गई ना बात, इस लाइन का मतलब, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना पूरा। ऑल अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, है ना, वर्कर अगर छुट्टी पे नहीं गया या हॉलीडे पे नहीं गया और उसकी कोई वेजेस या सैलरी ड्यू है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी वर्कर है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, छुट्टी मिलती है वर्कर को लेकिन एम्प्लॉय को वो छुट्टी नहीं लेता है और रेगुलर आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो भी छुट्टी के बदले में उसको कुछ ना कुछ सैलरी वगैरह मिलेगी ना, तो वो क्या वो पूरी की पूरी जो भी उसकी ड्यू होगी, वो अक्रूड का मतलब क्या है, ड्यू, तो जो भी उसकी हॉलीडे रेम्यूनरेशन ड्यू है वो पूरी की पूरी क्या होंगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अमाउंट ड्यू टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या ग्रेच्युटी फंड, मतलब उसका प्रोविडेंट फंड है या पेंशन फंड है या ग्रेच्युटी फंड है, उसमें कोई अमाउंट ड्यू है जो एम्प्लॉय को देना बाकी है कंपनी के द्वारा, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ एम्प्लॉय या वर्कर के जो इंटरेस्ट हैं, है ना, जो हित हैं, उनको क्या किया गया है कि भाई उनको पहले प्रायोरिटी दी गई है कि पहले आप उनको पेमेंट करो, बाद में अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करना। समझ में आ गई ना बात, ठीक। एक बार जल्दी से मैं हिंदी में और बतला दे रहा हूँ कि जितना भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को जो भी देय कर हैं, है ना, ठीक, समापन की तिथि के पहले के 12 महीने के अंदर के, है ना, ठीक। इसी प्रकार से जो भी कर्मचारियों को जो भी वेतन ड्यू है ना, 12 महीने के अंदर का होना चाहिए, मैंने बता दिया, है ना, 4 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि 20,000 रुपये पर वर्कर या पर एम्प्लॉय, प्रति कर्मचारी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी, अब ये सब तो तुम लोगों को लगभग मालूम ही है कि जो भी अर्जित अवकाश का वेतन है ना, ड्यू है, अर्जित अवकाश का वेतन, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी कर्मचारी को यदि कोई पेंशन फंड या ग्रेच्युटी फंड या प्रोविडेंट फंड में जो भी देय राशि है वो भी क्या आएगा, पूर्वाधिकार लेनदारों के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। ओके, देखो अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ, है ना, कि किस प्रकार से बनाया जाता है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, अ कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ, ठीक, ₹3,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स, मतलब एसेट्स से कितना रियलाइज हुआ, 3,50,000 रुपये का। बाकी के क्वेश्चन में तुम लोगों को एसेट्स के नाम दिए रहेंगे, है ना, इसमें इकट्ठा दिया हुआ है। फॉलोइंग वॉज द पोजीशन, शेयर कैपिटल है 1,000 शेयर 100 रुपये वाले, है ना, मतलब कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना, 1,000 इंटू 100, 1 लाख रुपीज़ का शेयर होल्डर्स के शेयर कैपिटल है। बाद में जब हम पेमेंट करेंगे, अगर यहाँ तक पहुँचे तो 1 लाख रुपए का मैक्सिमम पेमेंट करना है ना, ठीक। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो ये समझ लेना इस चीज़ को, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर में 35,000 रुपीज़ के फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, है ना। 40,000 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, मैंने अभी तुम लोगों को फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब बताया था, है ना। तो 35,000 रुपीज़ के क्रेडिटर हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने जो सिक्योरिटी रखी हुई थी उनसे कितना पैसा मिला है, 40,000 रुपये मिला है उसको बेचने से, है ना, ठीक। मतलब 5,000 रुपये सरप्लस हुआ ना, क्योंकि 40,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ की बिक्री से मिले, है ना, और 35,000 रुपये के क्रेडिटर थे, है ना। जैसे बैंक वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि बैंक से सपोज दैट 35,000 रुपये का लोन लिया था,
40,000 रुपये बिल्डिंग को बेचने से मिले तो बाकी के 5,000 रुपये क्या हो गए, सरप्लस हो गया। तो सरप्लस अपन बाद में लिख देंगे, सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज, 40 माइनस 35। समझ में आ गई ना बात। ठीक, आगे है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैंने बताया था पेमेंट करने का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आएगा ये। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डिवेंचर होल्डर्स दिया है, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है, डिवेंचर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया है, ठीक है ना। देखो डिवेंचर होल्डर्स में कई बार एक वर्ड लिखा रहता है, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि जब डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा जब डिवेंचर इशू किए गए उस टाइम उन पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है पूरी की पूरी एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया, मतलब एसेट्स की बिक्री से जो अमाउंट आएगा अगर लिक्विडेशन वगैरह होगा और एसेट्स की बिक्री से जो अमाउंट आएगा उससे सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। इसको कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। जबकि कई बार होता है फिक्स चार्ज ऑन एसेट, जैसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, फिक्स चार्ज था कि अगर बिल्डिंग को बेचने से जो पैसा आएगा है ना, उससे पहले अपन काय का पेमेंट करेंगे। हो सकता है किसी क्रेडिटर को यदि पेमेंट करते हैं, जैसे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर में बताया ना, तो वो फिक्स चार्ज भी हो सकता है। ठीक, अभी मैंने केवल तुम लोगों को फ्लोटिंग चार्ज का मीनिंग बताया। आगे है इसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है 7,500 रुपीज़। ठीक, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना। देखो सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है थोड़ा बहुत, और लास्ट कंप्लीट जान करके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था। लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीट्स तुम लोगों को मालूम है, अमाउंट, पेमेंट्स तुम लोगों को मालूम है, अमाउंट, ठीक है ना। अब देखो एसेट्स रियलाइज्ड है ना, देखो 3,50,000 रुपीज़ एसेट्स रियलाइज हुआ है ना, एक क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 3,50,000 रुपीज़ एसेट्स रियलाइज हुआ। ठीक, अभी मैंने तुम लोग को बता दिया यहाँ पे पैसे आएंगे, बाकी तो अपने को पेमेंट करना है। ठीक, तो 40,000 में से 35,000 गया, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर से जो सरप्लस रिसीव हुआ 5,000 रुपीज़, है ना, वो भी आ गया रिसीट साइड। समझ में आ गई ना बात। अब पेमेंट करने का मैंने बताया तुम लोग को एक निश्चित क्रम होता है ना। देखो अपने पास टोटल कितना आया, इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका क्या होगा। टोटल आया 350 और 5 कितना आया, 3,55,000 रुपीज़ टोटल आया है ना। अब तुम लोग को मालूम है ना, ये तो कैश अकाउंट के टाइप का है, तो जितना पैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही पेमेंट किया जाएगा ना, है ना। तो अब पेमेंट में लेकिन एक क्रम है, जैसे लिक्विडेटर सबसे पहले अपन क्या है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पेमेंट करेंगे 7,500, लीगल चार्जेस तो है नहीं, हमने लिखा भी नहीं। ठीक, इसके बाद लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस 5,000 का पेमेंट हो गया, अपने पास 3,55,000 है, तो ये तो आराम से पेमेंट हो गया, ठीक है ना। डिवेंचर होल्डर्स हैं 2,50,000 रुपीज़ के, उसको भी पेमेंट कर दिया क्योंकि अपने पास पैसे थे। अब देखते हैं अपने पास पैसे कितने बचे, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये देखना जरूरी है कि पैसे कितने बचे, क्योंकि 3,55,000 अपने पास टोटल थे। अच्छे से देखना, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक, 355 में से 7,500 और 5,000 घटाए, मतलब हो गया 12,500 घटाया, और 2,50,000 भी घटा दिया, है ना, तो बचा कितना, 92,500 रुपीज़ बचा है। करके देख लेना कैलकुलेटर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को जब करोगे तो फिर वो तभी समझ में आएगा। 92,500 रुपीज़ अभी अपने पास में बचा हुआ है। उसमें से अपन ने नेक्स्ट क्या था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया अपन ने 6,000, क्योंकि क्रेडिटर्स में मालूम है अपने को पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है ना। 92,500 में से 6,000 और घटा दिया, अब अपने पास बचे ही हैं 86,500। कितने बचे हैं, 86,500
500। जबकि अब नंबर किनका था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर था, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं, 1,40,000 रुपीज के हैं ना, लेकिन हमारे पास तो 1,40,000 रुपए बचे ही नहीं है। हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 86,500 रुपीज बचे हुए हैं। एट दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर आल्सो। यहाँ मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, मतलब इससे ज़्यादा पैसा बचा ही नहीं है। तो 86,500 रुपीज़ का पेमेंट किसको हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हो गया। तो ये आया 86 और ये 92,500, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, मतलब फाइनल पेमेंट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना हो पाया, 86,500। देखो एक ये क्वेश्चन का सॉल्व कंप्लीट हो गया। अगर सपोज दैट मैं बता रहा हूँ आगे तुम लोगों को कि यदि क्वेश्चन में अपने को 86,500 बचा, अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि एसेट्स के रियलाइजेशन से 4,50,000 आए, कुछ भी दे सकता है, तो 1 लाख बढ़ जाते ना अपने पास, यहाँ पे 4,55 हो जाता, 4,55,000। सब कुछ घटा के यहाँ पे कितना बचता, 1,86,500 बचता है ना। तो फिर यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अपन कितना पेमेंट कर देते, 1,40,000 का पूरा पेमेंट कर देते। 1,40,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया हुआ है ना, अपने पास 6,000 तक घटाते तो अमाउंट कितना बचता, 1,86,500 बचता है ना। तो 1,86,500 में से अपन 1,40,000 रुपए पूरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते ना, और उसमें से कितना बच जाता, इसमें से अगर 1,40,000 घटा दे, बाकी बचता कितना, 46,000 और बचता। तो वो 46,000 का पेमेंट किसको हो जाता, जितना भी बाकी का पैसा बचा हुआ है वो तो किसको जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो वो 46,000 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो जाता, और वो बैलेंसिंग फिगर हो जाता। तो मतलब पेमेंट करने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया कि इस प्रकार से अपने को स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना है। जितना टोटल रिसीट्स हुआ उसमें से तुम पेमेंट घटाते जाओ, और जितना पैसा लास्ट में बचे वो लास्ट वाले जो भी कड़ी है उसको आपको लास्ट में पेमेंट कर देना है। समझ में आ गई ना बात। इस प्रकार से इस चैप्टर में तुम लोग बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम जाएगी तो देखेंगे, मैं बीच में एक आध वीडियो इससे रिलेटेड और बना के डालूंगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करने से रिलेटेड या लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड देखेंगे, एक आध वीडियो और बनवा देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।